पिशाचिनी चीखती हुई राणावत पर झपटी, मगर उससे पहले ही राणावत को लेकर आगे बढ़ते हुए चरण सिंह ने उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पिशाचिनी हवा में उछलते हुए दरवाजे से जा भिड़ी। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज से पिशाचिनी का वो गुर्राना और दरवाजे पर टकराकर गिरने की आवाज दब गई, मगर फिर भी राणावत को लगा जैसे किसी ने अभी अभी उसके पीछे चीखते हुए हमला किया। वो आवाज चरण सिंह, सुना तुमने? पर राणावत की इस बात पर कोई भी जवाब दिए बगैर चरण सिंह उसे बिना कुछ कहे खींचकर जल्दी से सबसे पिछले कमरे में ले गया, और राणावत कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही चरण सिंह उसे पिछले कमरे में कैद कर खुद फिर से उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पिशाचिनी अब गुस्से में जोर जोर से गुर्रा रही थी। गुस्से में दरवाजे को अपने लंबे नाखूनों से गुरेदती पिशाचिनी को देख चरण सिंह ने दबी आवाज में कहा, मन ने पहले भी तुझसे कहा से, जो तू हर रोज वो चाहे है जिसकी तन्ने भूख से, तो तन्ने मारी इज्जत रो, मारो, ख्याल रखना जरूरी से। अरे थारे वास्ते ही तो कल बातों में उलझाकर उन दोनों जवान पट्टों को अट्ठे लाया था ना, जिनका कलेजा खाकर थारी भूख मिटी थी। देख, मैंने अब जे तुझ पर छोड़ी, या तो तू इस तरह खुलकर जो करना चाहती है सो कर, और पकड़ा जा राय बहादुर और जोगी रे हाथ और खत्म कर दी जा, और या फिर थोड़ा सब्र रख खुद पर। ये सुनते ही झुंझलाई पिशाचिनी और तेज गुर्राने लगी। उधर पिछले कमरे में कैद राणावत ने फिर पुकारते हुए कहा, चरण सिंह देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, दरवाजा खोलो, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है, दरवाजा खोलो। उधर राणावत चरण सिंह से बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था, और इधर दरवाजे के पीछे खड़ी पिशाचिनी की गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। चरण सिंह ने फिर समझाते हुए कहा, अरे जब ये राणावत रे लिए कल रो दिन पहले से ही तय है, तो क्यों तुम्हारे घर में से मार नयो रट्टो करनो चावे से? ठीक से, जब तन्ने समझना ही कोनी, तो आज तुम्हारा और राणावत रा जिंदा कलेजा खाकर ही भूख मिटा ले अपनी। वैसे भी परेशान हो गया हूं मैं ऐसी जिंदगी से, अरे इससे बेहतर तो मर जाना। मगर ध्यान रख, उसके बाद भटकती रहना दर बदर, रोज नए शिकारी खोज में, और एक दिन उस जोगी और सिरफरे राय बहादुर के हत्थे आकर खत्म हो जाना। कहते हुए चरण सिंह चिल्लाकर राणावत को कमरे से निकालने के लिए चला गया। वहीं चरण सिंह की ये बात सुनते ही पिशाचिनी सोच में पड़ गई, जैसे उसे चरण सिंह की इस बात का फर्क पड़ा हो। खुद ही के बाल नोचती हुई पिशाचिनी और जोर से गुर्राने लगी। अरे तुम दरवाजे के पीछे मुझे बंद करके क्यों चले गए थे? दरवाजा खोलते ही राणावत ने पूछा, और ये मुझे कहाँ खींच कर ले जा रहे हो तुम? चुपचाप चल। चरण सिंह गुस्से में लाल हो राणावत को खींचता हुआ बाहर के कमरे में ले जाने लगा, जहाँ उन दोनों की मौत वो भयानक पिशाचिनी थी। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पिशाचिनी कहीं भी नहीं थी, जिसे देख हैरान होता चरण सिंह यहाँ वहाँ उसे ढूंढता हुआ, और फिर पिशाचिनी के कहीं भी न होने से संतुष्ट हो सुकून की एक गहरी सांस छोड़ता हुआ कुर्सी पर धप से आकर बैठ गया। दूसरी तरफ खिड़की से बाहर जाते एक अजीब काले धुएं को और दरवाजे पर पड़े ताजा नाखूनों के निशानों को देख घबराते हुए राणावत ने फिर कहा, चरण सिंह, ये निशान, ये क्यों बज रही हो उससे राणावत? बठेरी बिल्ली ने ही मारा होगा पंजा। अब चुपचाप घड़ी बगैर अपना डाचा खोल बैठ जा कुर्सी पे, और जब तूने अपना मुंह खोला ना, तो अमावस से पहले ही गाम देवरी सौगंध मैं तन्ने मार डालूंगा। ये सुन राणावत घबराता हुआ चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। तो वहीं चरण सिंह अपना सर पकड़े ये सोच रहा था कि अगर वो पिशाचिनी सचमुच उन दोनों का कलेजा खाने वहीं खड़ी रहती तो उसके साथ क्या होता। मगर कैसे जानता था चरण सिंह इस पिशाचिनी को? क्यों उसकी बात मानकर वो खूंखार जिंदा कलेजे की प्यासी पिशाचिनी काला धुआं बनकर वहां से उड़ गई थी? ये बड़ा सवाल था। उधर पिशाचिनी काले धुएं में उड़ती हुई कहीं और जाने की बजाय आसमान में ऊंचा उड़कर फिर से चरण सिंह के ही घर की ओर मुड़ती हुई हवेली की दूसरी मंजिल पर खुली खिड़की से अंदर घुसती हुई धप से अंदर कूद गई।
पिशाचिनी की भूख, उसका गुस्सा और उसका गुर्राना अभी भी नहीं रुका था। दोनों हाथों और पैरों पर उछलती हुई पिशाचिनी मकड़ी सी चलती हुई तेजी से एक बड़े से कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोलते ही पिशाचिनी उछलते हुए कमरे में पड़ी सैकड़ों इंसानी और जानवरों की लाशों पर कूद पड़ी और नोच नोच के उनके शरीर से मांस खाने लगी। मगर वो जितना खा रही थी उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। मगर तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। ये उसी बिल्ली की आवाज थी जो गलती से राणावत पर कूद पड़ी थी। पिशाचिनी ये आवाज सुनते ही उन बासी लाशों को छोड़ ताजा मांस, खून और जिंदा कलेजी की प्यास लिए अपनी जबान से लार टपकाते हुए दीवार पर रेंगती हुई बिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो बिल्ली भी अब इन सैकड़ों लाशों के बीच कटी फटी पड़ी थी। उसके शरीर के सारे अंग उसके जिस्म से बाहर लटक रहे थे और उसका कलेजा पिशाचिनी के हाथ में था, जिसे वो नोचती हुई उछल उछल कर चाव से खा रही थी। कलेजे में उसके दांत गड़ते ही कलेजे के खून से कमरे की दाईं दीवार सन गई और खून में डूब गई चरण सिंह की वो तस्वीर जिसमें वो अपनी पत्नी यानी मुखिया चंदन लाल की बहन सुजाता के साथ शादी के जोड़े में खड़ा था। राणावत ने यह आवाज सुनते ही चौंक कर ऊपर देखा, मगर ऊपर दीवार के अलावा कुछ नहीं था। वो डरते हुए फिर चरण सिंह से कुछ कहना चाहता था, मगर उसे फिर चरण सिंह की मुंह खोलते ही जान से मारने वाली बात याद आ गई और वो खुद को संभालता हुआ चुपचाप अपनी कुर्सी को डर के मारे चरण सिंह के और करीब ले जाकर बैठ गया। चरण सिंह अभी भी अपने चेहरे को हाथों से ढके विचारों में डूबा मुंह लटकाए बैठा था। वहीं दूसरी ओर भावनगर में महारानी सुलक्ष्मी के मृत द्वारपाल सैनिकों की लाशों को तहखाने के एक बड़े कक्ष में ले जाकर फेंकते हुए सभी सैनिक कुषाण के आदेश अनुसार बिना उस कक्ष में देखे पलटकर चले गए। वहीं कुषाण चलते हुए अब इस बड़े से कक्ष के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तहखाने में नीचे की ओर जाती सीढ़ियों से उतरते हुए हर ओर फैली दुर्गंध से बचने के लिए कुषाण ने अपनी नाक और मुंह को अंगूछे से ढक लिया। भावनगर को इस सच्चाई से कोसों दूर रखने का जिम्मा राजा नरेंद्र सिंह ने कुषाण को ही दिया था। तहखाने में हर ओर सैकड़ों की तादाद में इसी तरह की रहस्यमय मृत्यु को प्राप्त हुए भावनगर के कई लोग लाश बनकर पड़े हुए थे। हर तरफ फैली लाशों की गंध से कई कीड़े मकोड़े वहां जमाए थे और लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। कुषाण हैरान थे कि कैसे आश्चर्यजनक रूप से इन सभी लाशों की हालत एक ही सी थी, क्षिप्त विक्षिप्त। कैसे सभी के शरीर से उनका कलेजा गायब था और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे सभी के शरीर से अनदेखे अजीब काले पेड़ों की ये जड़ें निकलकर बढ़ती जा रही थीं। नरभक्षी जानवरों सी तेज चीख। नरभक्षी ने अचानक झपटते हुए खिड़की के पास खड़े राय बहादुर पर पीछे से हमला बोल दिया। राय बहादुर खुद को संभाल पाते उससे पहले ही दहाड़ता हुआ हरा नरभक्षी राय बहादुर की पीठ पर चढ़ बैठा और उसने अपने तीखे तेज नाखून राय बहादुर के चेहरे पर गाड़ दिए। सचमुच ये नरभक्षी पहले से अधिक ताकतवर हो गया था। राय बहादुर को दर्द में चीखते देख नरभक्षी के अंदर से दो दो आवाज एक साथ हंसने लगीं। एक थी उस हरे नरभक्षी की और दूसरी थी उस शैतानी आत्मा की, जो योगी अमृत के मंत्रों की मदद से चांडाल आत्माओं ने श्रावणी के जिंदा उबलते खून को चाटकर इस हरे दानव में डाल दी थी। क्या हुआ राय बहादुर, कहाँ गई तेरी सारी शक्तियाँ? क्या हम में से एक से भी लड़ने की शक्ति नहीं है तुझमें? कहते हुए इस हरे दानव ने राय बहादुर का चेहरा अपने नुकीले नाखून घोंपते हुए फाड़ दिया। राय बहादुर का पूरा चेहरा खून से लाल हो उठा, मगर तभी राय बहादुर ने देखा उनके बहते खून में कुछ कण उसी सुनहरे खून के थे जो सुनहरी कुमारी प्रारब्धा के खून से बह रहे थे। ये देख वो चौंकते हुए खून को अपने हाथों में देखने लगे
मगर तब तक नरभक्षी ने राय बहादुर को जमीन से उठाकर पूरी ताकत से खिड़की से बाहर फेंक दिया। राय बहादुर चीखते हुए जमीन पर आ गिरे। ये देख नरभक्षी के अंदर बैठी आत्मा जोर से चीख कर हंसने लगी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि इसे सुनकर चंदन लाल, भानु, रानू, केशव सभी बाहर निकल आए। केशव की तो जैसे इस हरे दानव को देख सांसें ही थम गईं। खिड़की पर बैठा ये हरा दानव हवा में उछलता हुआ जमीन पर कूद पड़ा और घायल राय बहादुर के चेहरे को अपने पैरों तले दबाते हुए चीख कर बोला, ये रोकेगा हमें भयनगर को बर्बाद करने से। तभी उसकी नजर केशव पर पड़ी। ओह, तो तुम जिंदा हो, पहचाना या नहीं मुझे केशव? ये बोलता हुआ हरा दानव राय बहादुर को छोड़ अब केशव की तरफ बढ़ने लगा। जो काम तब अधूरा रह गया था, क्यों ना उसे आज पूरा कर लिया जाए बुढ़ाऊ, कहते हुए नरभक्षी केशव की तरफ उछला। मगर केशव हवेली के अंदर की तरफ भागता हुआ योगी अमृत को जोर जोर से पुकारने लगा। योगी अमृत बचाओ! ये सुनते ही नरभक्षी को हंसी आ गई। योगी अमृत, लगता है तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। खैर, मैं यहाँ कुछ बताने भी नहीं आया हूँ, तो जो करने आया हूँ वही करता हूँ। हाँ। नरभक्षी के अंदर बैठी आत्मा के इशारा करते ही हवेली के अंदर जाने वाले सभी दरवाजे, खिड़की एक के बाद एक सभी बंद होने लगे। भाग केशव, कहाँ तक भागेगा? कहते हुए नरभक्षी अपने लंबे लंबे हाथों और पैरों से कूदता हुआ पास पड़े छकड़े पर जा बैठा। लाचार केशव जिस भी तरफ जाता वो सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते। इधर चंदन लाल, रानू और भानु को अभी तक यही पता था कि राय बहादुर के पास अभी उनकी वो शक्तियां नहीं हैं जिससे वो इस दानव का सामना कर पाए। सो वो भी मुख्य द्वार की ओर भागते हुए हवेली से भाग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। मगर तभी भागते हुए भानु की नजर घायल पड़े राय बहादुर पर पड़ी और वो उनकी हालत देख वहीं रुक गया, जबकि चंदन लाल और रानू भागते हुए हवेली के मुख्य द्वार से बाहर हो गए। भानु स्वामी भक्ति निभाता हुआ राय बहादुर की तरफ दौड़ता हुआ आया और उनके घायल शरीर को नरभक्षी के आने से पहले ही बाहर की ओर खींचने लगा। उठे, उठे राय बहादुर! तो वहीं नरभक्षी केशव को परेशान करता हुआ उसका रास्ता रोकते हुए हर बार उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता। कहाँ तक भागेगा केशव? भाग, पर तुझे बचाने ना भी योगी अमृत आएगा और ना ही, अरे राय बहादुर का तो सवाल ही नहीं उठता, अपनी सारी शक्तियाँ जो खो चुका है वो। कहती हुई वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और अब अपनी आंखों के इशारे से छकड़े को हवा में उठाती हुई वो केशव को भागने के लिए बोलने लगी। भाग केशव, भाग! केशव भाग रहा था मगर छकड़ा हवा में उछलकर अब ठीक केशव के ऊपर था। हरे दानव का इशारा मिलते ही छकड़ा तेजी से केशव की ओर गिरा, पर तभी राय बहादुर अपनी पूरी शक्तियों में लौट आए थे। हाथों से निकलती अपनी सुनहरी चिंगारियों से छकड़े को टुकड़े टुकड़े कर फिर हवा में उछलते हुए राय बहादुर आंखों में चिंगारियां लिए अब ठीक नरभक्षी के सामने खड़े थे। राय बहादुर के शरीर से निकलती इतनी शक्ति को देख पल भर को नरभक्षी भी घबरा गया, मगर अगले ही पल वो राय बहादुर पर झपटता हुआ उनकी ओर कूदा। मगर राय बहादुर ने हवा में उछलते हुए उसे अपने मुक्के के प्रहार से जमीन पर गिराकर चित्त कर दिया। इस वार से जैसे उसकी नजरें धुंधली हो चलीं। अपने चेहरे को हिलाता नरभक्षी राय बहादुर को देखने का प्रयास कर रहा था। तभी पीछे से दो बलशाली हाथों ने उसकी गर्दन को पकड़ हवा में गोल गोल घुमाते हुए उसे फिर उछाल कर फेंक दिया। नरभक्षी हवेली की मुंडेर से टकराता हुआ उसकी दीवार को छिन्न भिन्न करता दर्द में कराहकर जमीन पर गिर पड़ा। राय बहादुर की शक्तियां लौट आई हैं। ये देख चंदन लाल और रानू भी अब दौड़ते हुए रुक गए। तो वहीं भानु ये देखकर खुश था। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी।
वहीं गुर्राकर जमीन से उठते नरभक्षी का मोर्चा अब चांडाल आत्मा ने संभालते हुए नरभक्षी को हवा में उड़ाते हुए राय बहादुर के ऊपर गोल गोल घुमाना शुरू किया और हवेली के आसपास सभी चीजों को हवा में उछालकर उन्हें राय बहादुर की ओर फेंकना शुरू किया। ईंटें, पत्थर, पेड़, पौधे जो उस चांडाल आत्मा को दिखा उसने सब राय बहादुर की ओर पूरी ताकत से फेंका, मगर उन सभी से बचते हुए हवा में उछलते हुए राय बहादुर ने उस हरे दानव की छोटी उंगली को जोर से पकड़कर अपनी सारी बिजली एक साथ उस पर छोड़ दी। चांडाल आत्मा दर्द से चिल्ला उठी, मगर राय बहादुर ने छोटी उंगली नहीं छोड़ी। नरभक्षी के अंदर तड़पती हुई आत्मा अगले ही पल झुलसती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई काले धुएं से बाहर निकल गई और कुछ ही देर में राख का ढेर बन जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ अचानक एकदम शांत हो गया, मगर ये शांति थी तूफान से पहले की। आने वाले शोर की सिर्फ दस्तक थी। ये भस्म हुई चांडाल आत्मा और डरकर भागता ये हरा नरभक्षी। कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है अब भयनगर पर? क्या लाशों में उगती इन अजीब काली जड़ों की गुत्थी सुलझा पाएंगे महामंत्री कुषाण? कहाँ है श्रावणी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।